दोस्तों ये स्टोरी का 32वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। रुद्र को इस हरकत पर काफी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में अपनी आंखें चढ़ाते हुए रोंगटे खड़ा कर देने वाली आवाज में कहता है, हाउ डे यू मिस। कहते हुए जैसे ही अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से छोटी हो जाती हैं और साथ ही वह तेज आवाज में कहता है, यू रुद्र। आश्चर्य से भरे सवाल पर वह सामने खड़ी लड़की काफी नरम भाव से हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हल्का झुकाकर रुद्र को अपनी एक प्यारी आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम। वह इतना ही बोलती है कि पीछे से विवेक जी, जो कि रुद्र की कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, वह जल्दी से आते हुए एक प्राउड स्माइल के साथ रुद्र से कहते हैं, बॉस यह वही इंटर्न है जिसके काम की तारीफ आप कर रहे थे कल। फिर उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक लंबी सी स्माइल के साथ कहता है, मिस दिव्यांका राठी जितनी टैलेंटेड हैं उतनी ही अपने काम के प्रति वफादार और सीरियस हैं। मैं आपको इन्हें परमानेंट रिकॉर्ड आज करने ही वाला था और आपकी मुलाकात इनसे ऐसे हो गई। विवेक जी की बात सुन रुद्र खामोशी भरी आंखों से एक नजर दिव्यांका को देखता है, जो काफी शांति से वहां खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव ना सीरियस थे ना ही कोई घमंड वाले, काफी सहज भाव थे। पर्सनालिटी ऐसी जो किसी को भी एक नजर खुद को देखने पर मजबूर कर दे। विवेक जी अपनी बात कहकर रुद्र से पूछते हैं, बॉस आपका क्या सजेशन है। रुद्र, जो दिव्यांका को अपने सामने देख कोई ज्यादा खुश नहीं था और साथ ही कुछ बातें उसके मन में चल रही थी, वह बिना किसी भाव के जाते हुए कड़क आवाज में कहता है, शायद हर नो, आई डोंट वांट टू सी दिस गर्ल इन माय ऑफिस। यह सुन तो विवेक जी के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वह हैरानी से रुद्र को देखते हैं पर रुद्र वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उन्हें तो एक पल को लगा कि उसने हायर को फायर सुन लिया हो, पर रुद्र के भाव और उसके कड़क लहजे ने उन्हें कुछ सोचने से ही मना कर दिया। वजह वह ना जानता था इस बात की, ना उसने हिम्मत की ही कि अपने बॉस से कुछ पूछने की। वह लाचार नजरों से दिव्यांका को देखता है, जो अब भी उस डायरेक्शन में देख रही थी जहां से रुद्र गया। उसके चेहरे के भाव तो नहीं बदले पर हाथों की मुट्ठियां रुद्र के लहजा से सुन जरूर कस गई। विवेक जी कुछ शर्मिंदा हुए कहते हैं, आई एम सॉरी मिस दिव्यांका, पर बॉस के शब्दों के विरुद्ध जाना हमारे हक में नहीं है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर एक प्रोफेशनल वर्क आर्थिक फॉलो कर कहता है, वैसे नाइस टू सी यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम टू वर्क विद यू। आई होप आप इसे अपनी हार ना समझेंगी और कहीं और इस लगन से काम करेंगी। आपके टैलेंट को देख मुझे नहीं लगा कि आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके रिकमेंडेशन अच्छी कंपनी में करने की कोशिश करूंगा। आप अपना डॉक्यूमेंट मेरे असिस्टेंट से कलेक्ट कर लीजिएगा। नाइस टू मीट यू एंड हैव अ गुड लक। दिव्यांका भी उसकी बात सुन बिना किसी सवाल और गिल एक छोटी सी मुस्कान से विवेक जी से हाथ मिलाती है। विवेक जी के जाने के बाद दिव्यांका वापस से उस डायरेक्शन में देख मन में कहती है, आपने सही कहा मिस्टर विवेक, मैं इसे अपनी हार नहीं समझती हूँ बल्कि अपनी जीत की फर्स्ट स्टेज समझती हूँ। सबके नज़र में मैं जरूर हारी हुई लग रही हूँ पर असल में यह पहली पहली जीत है। रुद्र राय चौहान, जिस कंपनी में तुम मुझे काम करने के लायक नहीं समझते, बहुत जल्द तुम खुद मुझे इस कंपनी में जॉब ऑफर करोगे। वेट एंड वॉच। इतना बोल दिव्यांका काफी अदा से मटकते हुए ऑफिस से निकल जाती है और किसी को कॉल कर कुछ बताती हुई वहां से चली जाती है। वहीं शाम में आन्या हॉल के सोफे पर बैठी रुद्र का ही इंतजार कर रही थी। कुछ पल से रुद्र हॉल में अपना ऑफिस का काम खत्म कर थका हारा घर आता है और आन्या को चुपचाप बैठा देख उसके तरफ बढ़ जाता है और साथ ही मुंह बनाकर शिकायती लहजे में कहता है, आह भाभी, आपके पति ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरा एक एक बूंद खून निचोड़ दिया है काम करवा करवा करके।
आन्या रेहान की नौटंकी भरी बातें सुन हंसते हुए उसे पानी का गिलास देते हुए कहती है, क्यों? वह सिर्फ मेरे पति हैं, तुम्हारे भाई नहीं हैं। रेहान पानी का सिप लिए एक बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, अरे भाभी, भाई होते तो अपने इस नन्हे मुन्ने छोटे से भाई पर अत्याचार नहीं करते। आप ही बोलो, आपको पता है भाई ना मेरे लव लाइफ के दुश्मन बने बैठे हैं, खुद तो आपके जैसी लवली वाइफ ले आए हैं और मेरी बारी में अभी अभी 3 साल के मेहनत से गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप करवाने के पीछे पड़े हैं। आन्या, जो रेहान की बात सुन मुस्कुरा रही थी, वह मजे लेते हुए अपनी आईब्रो उचका कर पूछती है, अच्छा वह कैसे? भला? रेहान अपनी धुन में आन्या को अपना दुखड़ा राग सुनाते हुए कहता है, वह ऐसे कि उन्होंने मेरे काफी टाइट रूल बना रखे हैं। ऑफिस में मैं खुद के मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आप ही बताएं मैं उसके लिए कैसे टाइम निकालूं? 3 दिन से मुलाकात भी नहीं हुई है और तो और अब तो आउट ऑफ सिटी भी चली गई है 1 हफ्ते के लिए। आप ही बताइए क्या करूं मैं? अन्य उसका दुखड़ा राग सुन काफी अफसोस जताते हुए कहती है, छी छी बेचारे मेरे देवर जी, क्या हाल बन गया है तुम्हारा। रेहान मायूसी वाली शक्ल के साथ कहता है, वही तो भाभी, मेरे खुद का भाई मेरे लव लाइफ का विलन बने बैठे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आप कैसे झेलती हैं उन्हें, कैसे संभालती हैं। रेहान इमेजिन करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई आपसे रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। जैसे उनका नेचर और शक्ल है ना, उनसे तो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड सीरियस टॉक ही हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ भाभी कि आप उन्हें काम से थोड़ा ब्रेक दिलाओ ताकि हम भी थोड़ा चैन की सांस ले सकें। बिल्कुल मशीन ही बन चुके हैं। वह आन्या रेहान की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है रेहान, तुम्हारे भाई नॉर्मल हैं, वह मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। हाँ, थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, पर जब वह मेरे साथ होते हैं तो सिर्फ मेरे साथ होते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। फिर एक शर्म भरी शरारत मुस्कान के साथ कहती है, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे भाई जितना रोमांटिक कोई हो ही नहीं सकता। यह सुन तो अचानक ही रेहान को खांसी सी आने लगती है। वह खुद को संभालते हुए कहता है, क्या कह रही हो भाभी? भाई और रोमांस, या कॉम्बिनेशन तो ऐसा है जैसे सोचने वाले अंदाज में सोचते हुए कहता है, हाँ जैसे लाइक चॉकलेट आइसक्रीम के ऊपर करेले का रस एंड लाइक मीठे के साथ देख बिल्कुल अपोजिट एंड रेयर। आप सोच लो, आप जिसकी बात कर रही हो वह भाई ही है ना? कहीं कोई आपने आज रोमांटिक मूवी देखकर उस हीरो के करेक्टर में भाई को इमेजिन तो नहीं कर लिया? इतना बोल वह हंसने लगता है। आन्या उसकी बात सुन उसे मुंह बनाते हुए घूरती है। वह रेहान अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सॉरी भाभी, पर मेरा मन आपको हर्ट करने का नहीं था, मैं तो बस आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा था। आप भी क्या सोचती हैं? वह गुस्से वाले, आइडियल, जिद्दी, जल्लाद सब हैं। मैं एक पल को खुद को प्रेसिडेंट मान सकता हूँ, पर भाई को रोमांटिक कहीं नहीं मान सकता। इतना बोल वह हंसने लगता है कि तभी उसके कानों में एक रौबदार और कड़क आवाज पड़ती है, क्या नहीं मान सकते रेहान? इस आवाज को सुन रेहान की हंसी उसके हलक में ही अटक जाती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो रुद्र बिल्कुल उसके पीछे कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था और उसे काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। उसका चेहरा कड़क और भावहीन था। रेहान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रुद्र उसकी कितनी बातें सुने। वह अपने साइड में खड़ी आन्या को विचारों वाली शक्ल बनाकर देखता हुआ हेल्प की आशा से देखता है तो आन्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हल्का ना में सिर हिला देती है। या देख तो बेचारा रेहान अपना मुंह लटका लेता है। उनके इशारों भरी बातें इग्नोर कर रुद्र सीधा आन्या के पास आता है और प्यार से उसका सिर छूकर उसका टेम्परेचर चेक प्यार से उसके गालों पर हाथ रख कहता है, अब कैसी फील कर रही हो वाइफी? टेम्परेचर फिर तो नहीं बढ़ा? हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। आन्या उसकी बात सुनना में सिर हिलाती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। या सुन रुद्र,
प्यार से उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर उसके माथे को अपने लबों से चूम लेता है। वह प्यार से आन्या की आंखों में देखता है, वहीं उनकी मोहब्बत की अपनी आंखें फाड़े फाड़े रेहान खुले आम से देख रहा था। तभी पीछे से कोई रेहान के सिर पर जोर से चपत लगाते हुए तेज आवाज में कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? यूं आंखें फाड़ फाड़ कर खुले मुंह दो लव बर्ड्स देख रहा है। रेहान अपना सिर हिलाते हुए झल्लाए अंदाज में कहता है, अब सॉरी भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? जब सीन ओपन में लाइव चल रहा है तो सौर्य उसकी बात सुन उसका कान खींचते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, कभी मेरी मूवी तो ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देखी नहीं कि मेरे तो कैसे पैशन वाले लव सीन होते हैं। इतना बोल सौर्य प्राउड स्माइल के साथ अपने बगल में खड़े अभय से कहता है, क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना? अभय उसकी बकवास सुन मुंह बनाकर कहता है, मुझे क्या पता, मैंने कभी गौर से देखा कहाँ है। अभय के मुंह से यह सुन सौर्य गुस्से से उसे घूरता है तो रेहान अपना कान छुड़ाकर हंसते हुए कहता है, सही कहा। अभय भाई ने उन सीन में गौर से देखने लायक होता कहाँ है कुछ? भाई, असली मजा तो यहाँ रुद्र और आन्या की तरफ इशारा कर कहता है, लाइव देखने में है। उनकी कन्वर्सेशन से डिजर्व हुए रुद्र और आन्या उसकी बात सुन रहे थे। आन्या तो हल्का शर्मा सी गई, लेकिन रुद्र, उसके भाव तो काफी कीमती जो सिर्फ अपने वाइफ के लिए दिखते थे, वह कैसे दूसरों की बकवास के लिए बर्बाद करे। सब हंसी मजाक में उनके पास आते हैं और शौर्य रुद्र को घूरते हुए कहता है, यार तुझे भी शर्म नहीं आती? हम जैसे सिंगल लोगों के सामने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ रोमांस कर रहा है, वह भी खुलेआम। फिर अभय के कंधे पर मासूम बने सिर रखकर अपनी नौटंकी करते हुए बेचारा बनकर कहता है, यह नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी? शौर्य की बकवास बातें सुन रुद्र एक नजर आन्या को देख उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ देख काफी बेपरवाही से कहता है, तो मैंने तुम लोगों को सिंगल रहने को कब कहा? तुम भी शादी कर लो, मैंने तो तुम लोगों को बांध कर थोड़ी ना रखा है। रुद्र का बेरुखी वाला रिएक्शन देखकर अपने झूठे आंसू पोंछते हुए अभय के कंधे पर सिर रख रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, देख रहा है बावर्ची, यह रुद्र राय चौहान कैसी कैसी बात कर रहा है। या भूल गया वह वादे जो हमने साथ लिए थे कि जब तक हमारे इस दोस्त की जिंदगी में बहार नहीं आएगी तब तक हम दोनों किसी से भी अपनी जिंदगी में प्यार के फूल नहीं खिलाएंगे। और यह अनजान सरफरोश बंदा आज हमारी सारी कुर्बानी को क्यों भूलकर हमें दूध में डूबे मक्खी से निकाल रहा है? हाय, यह सुनने से पहले मैंने कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना ली? सॉरी। अपनी नौटंकी करते हुए अभय के कंधे पर सिर पीट रहा था और उसकी इस एक्टिंग को देख अभय, रेहान और आन्या मुंह दबाए हंस रहे थे। और वहीं रुद्र काफी गुस्से में उसे घूर रहा था। वह गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, शौर्य शट अप डूइंग। उसकी आंखों को देख शौर्य अभय के पीछे छिपे हुई दबी आवाज में कहता है, ज्यादा हो गया क्या? अभय हंसते हुए, हाँ शायद। शौर्य गुस्से में अभय के कंधे पर मारते हुए कहता है, बावर्ची, तू मुझे रोक नहीं सकता था? हट, कोई काम का नहीं तू, अपने बावर्ची ही संभाल। उनकी नोक झोंक देख आन्या हंस देती है, जिसकी आवाज सुन रुद्र शांत हुए उसकी हंसी को देखने लगता है। रेहान प्यार से अपने भाई को अपनी भाभी को देखते हुए कुछ सोच कर रेहान स्टाइल से रुद्र के करीब उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, तो भाई आपने क्या सोचा? रुद्र उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उसे बिना किसी भाव के अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछता है, किस बारे में? रेहान खुशी से भर कहता है, भाई मुझे चाचू बनने के बारे में। देखो भाई, आप बिजनेस के अलावा सब कामों में आपका दिमाग काफी लेट लतीफ काम करता है, चाहे वह शादी करने में हो या इतनी अच्छी हमारी भाभी लाने में या भाभी की इम्पोर्टेंट समझने में या अपने दिल का हाल जानने में। अपनी छोटी छोटी चीजों में इतना लेट किया है तो मुझे डर है कि अब मुझे चाचू सुनने के लिए कहीं चारों धाम की यात्रा करना ना पड़े। आप समझ रहे हैं ना भाई? तभी शौर्य भी खुशी से उसका साथ देते हुए आन्या से कहता है, हाँ भाभी, अब आप ही इस नालायक को समझाओ और हमें चाचू बना दो। आन्या उसकी बात सुन कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वह शर्म से इधर उधर देख कर कहती है,
आप सबको भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगाती हूँ। खाने का नाम सुन सभी बाकी सारी बातें भूलकर अपने पेट पर हाथ रख कहते हैं, हाँ भाभी, हम यह बात बाद में भी कर लेंगे। हमें तो बहुत भूख भी लगी है। चूहे आपके हाथ के पराठे खाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। कुछ अच्छा सा बना दो बस। तभी रेहान कहता है, हाँ हाँ भाभी, मूंग दाल का हलवा खिला दो आज। बस आपके हाथों से तो सच्ची मजा आ जाएगा। आन्या उनकी फरमाइश सुन मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिलाकर उन्हें 5 मिनट इंतजार करने का बोल जैसे ही जाने लगती है कि रुद्र आन्या का हाथ पकड़ उसे अचानक ही अपनी गोद में उठा लेता है। यह देख सब हैरानी के साथ खुश हो जाते हैं। शौर्य तो रेहान के आंखों पर हाथ रख देता है, जिससे रेहान भटकते हुए वापस अपनी आंखें खुले मुंह से सामने देखने लगता है। वहीं आन्या आश्चर्य से रुद्र को देखते हुए तमतमाई हुई आवाज में कहती है, रुद्र, यह आप क्या कह रहे हैं? नीचे उतारे मुझे, सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? उतारे नीचे। रुद्र आन्या की बात सुनकर भी इग्नोर करता हुआ उसे और मजबूती से पकड़ लेता है और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहता है, जिसे जो वह सर्वेंट को बता दो, वह बना देगा। और हाँ, अगर फिर भी मन ना भरे तो खुद शादी कर लो तुम लोग और अपनी अपनी बीवियों को फरमाइश बताना, मेरी वाइफ को नहीं। रुद्र की बात सुन सब अवाक से उसे देखते हैं, तो वही आन्या उसकी बात सुन उसके सीने पर मारते हुए कहती है, यह क्या बोल रहे हैं आप? रुद्र रुद्र आन्या की बात सुन काफी प्यार से उसकी आंखों में देख कहता है, ठीक बोल रहा हूँ वाइफी। अगर तुम पूरा वक्त इन नालायकों की फरमाइश पूरी करने में लगोगी तो हम दादाजी का दिया हुआ काम कैसे पूरा करेंगे? इतना बोल रुद्र अपनी एक आंख काफी शरारत से विंग कर देता है, जिसे देख आन्या कुछ बोल ही नहीं पाती है। रुद्र आगे बढ़ता उससे पहले ही रेहान पीछे से मुंह बनाते हुए शिकायत लहजे में कहता है, भाई यह गलत है, हमें भाभी के हाथ के पराठे ही पसंद है। इतने सालों से बेसुध उस सर्वेंट के हाथों का ही खाना खा रहे थे और अब हमें स्वाद मिला भाभी के हाथों का, तो आप हमसे वह छीन रहे हैं। रुद्र रेहान की बात सुन पहले तो उसे घूरता है, फिर कुछ सोचता हुआ कहता है, रेहान तुम पहले डिसाइड कर लो, टेस्टी खाना चाहिए या 4 धाम की यात्रा? यह बोल रुद्र डेविल स्माइल उसे देता हुआ वहां से आन्या को वैसे ही बाहों में लिए निकल जाता है। तो वहीं रेहान अपने सिर को झल्लाते हुए कहता है, यह भाई हर वक्त मुझे धमकी क्यों देते हैं? तभी शौर्य उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, अरे मेरे भोले मुन्ना, तेरा भाई तुझे धमकी नहीं चॉइस दी है, तू ही ना चाचू बनने की जिद कर रहा था। अब अगर तुझे चाचू बनना है तो पराठे की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। इतना बोल वह हंसते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी सुबह आन्या रुद्र के लिए उसकी कॉफी उसके कमरे में ही लेकर जाती है। वह जैसे ही कमरे में आती है तो उसकी नज़र काफी सीरियसली काम करते हुए अपने लैपटॉप पर रुद्र पर जाती है, जो सोफे पर बैठ अपना काम कर रहा था। उसका चेहरा इस वक्त इतना फोकस नजर आ रहा था कि जैसे उसके आसपास होने वाली किसी चीज की खबर ना हो। आन्या एक नजर उसे देख चुपचाप उसके तरफ बढ़ जाती है और उसे बिना डिस्टर्ब किए कॉफी टेबल पर रख जैसे जाने लगती है कि अचानक ही पीछे से रुद्र उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर को अपनी बाहों के गहरे में लिए उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे होठों पर स्वीट किस करते हुए आन्या के बालों को संवारते हुए कहता है, कहाँ चली वाइफी यूं चुपके चुपके? आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा अपनी बाहों को उसके गले में लपेटे कहती है, चुपके चुपके नहीं जा रही थी, बस आपको काम के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जा रही थी। वैसे आपको कैसे पता मैं आई हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं की और आपकी नजर में आई तो फिर कैसे? रुद्र आन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ उसकी कलाइयों की चूड़ियों को काफी एहसास से अपने लबों से छू कर कहता है, इनकी खनक ही काफी है तुम्हारे होने के एहसास दिलाने के लिए।
फिर उसके करीब मदहोशी में उसके नेक पर और शोल्डर के बीच अपनी नाक और लबों से छूकर खुशबू में डूबे कहता है, साथ ही तुम्हारी एक खुशबू ही काफी है मुझे अपने करीब महसूस करने के लिए। रुद्र प्यार से उसके गर्दन को छूता हुआ अपने हाथों से उसकी कमर और पेट पर हाथ फिरा रहा था। आन्या भी उस एहसास में डूबे रुद्र के बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। दोनों उस पल में डूबे ही थे कि उनके कानों में दरवाजा नॉक होने की आवाज पड़ती है। आवाज सुनते ही आन्या हड़बड़ाकर रुद्र को खुद से दूर करती है और जैसे ही उठने को होती है कि रुद्र वापस से उसे अपनी गोद में खींचते हुए नाराजगी से कहता है, यह गलत बात है वाइफी, अभी मेरा मन नहीं भरा और तुम भाग रही हो। आन्या उसकी बात सुन हंसते हुए उसकी नाक छू कर कहती है, माय डियर हस्बैंड, आपका तो कभी मन भरता है जो अभी भरेगा। मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगी, तब भी आपकी शिकायतें कम थोड़ी होंगी। वैसे दरवाजे पर कोई आया है इसलिए जा रही थी। आन्या के यह बोलने पर रुद्र कुछ कहता उससे पहले वापस से दरवाजा नॉक होने की आवाज बढ़ती है, जिसे सुन आन्या रुद्र को हल्का पुश किए उससे थोड़ी दूर हटती है और अंदर जाने की इजाजत देती है। रुद्र कुछ कर पाता उससे पहले ही दरवाजा खुलता है और एक नौकर अंदर आता है। नौकर को देख रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। वह कुछ कहता उससे पहले ही आन्या नौकर से आने की वजह पूछती है। नौकर काफी रिस्पेक्ट से सिर झुकाए नजरें नीचे लिए कहता है, मैम सर, आप दोनों को बड़े साहब दादाजी ने नीचे बुलाया है। मैडम के रिश्तेदार मिस्टर राठी और अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। राठी परिवार का नाम सुन आन्या को काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि रुद्र के यूं बदला लेने के बाद तो आन्या ने कभी मिस्टर राठी के परिवार वाले से बात नहीं की और बस एयरपोर्ट वाले दिन बस दिव्यांका से छोटी सी मुलाकात हुई, जिसका कोई मतलब नहीं यूं आने का। रुद्र नौकर को जाने का इशारा करता है। नौकर के जाने के बाद रुद्र खड़ा होकर आन्या के पास आता है। इस वक्त आन्या के चेहरे पर कुछ अलग से भाव थे। उसके जहन में बार बार मिस्टर राठी के कहे हुए उसके लिए कड़वे शब्द गूंज रहे थे और साथ शादी के दिन उसे बदनाम कर फंसाने की कोशिश, मिस्टर राठी की बद्दुआ, यह सब याद कर आन्या अब कुछ घबरा सी गई। रुद्र जो उसके चेहरे के भाव देख उसके हाथों को मजबूती से थाम लेता है और आन्या रुद्र के हाथों की गर्माहट महसूस कर उसकी तरफ देखती है तो रुद्र उसे प्यार से चलने का इशारा कर कहता है, चले। आन्या हल्का सा हाँ में सिर हिला देती है। आन्या के दिल में बेचैनी थी तो वहीं रुद्र को किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वह बिना किसी भाव के लिए आन्या का हाथ कस कर पकड़ नीचे जाता है। वहीं हॉल में आकाश जी दिग्विजय जी के सामने सोफे पर राठी परिवार बैठा हुआ था, जिसमें मिस्टर शैलेश राठी, उनकी पत्नी सुजाता राठी और उनकी छोटी बेटी दिव्यांका राठी बिल्कुल शांति से बैठे थे। कदमों की आने की आहट सुन दिव्यांका की नजरें सीढ़ियों पर चली गई, जहां से रुद्र अपने वही कड़क और भावहीन चेहरे को लिए रौबदार आवाज में नीचे आ रहा था। उसका एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में तो दूसरा हाथ आन्या के हाथों में था, जो उसके पीछे चलते हुए उसके साथ कदम मिलाकर नीचे आ रही थी। आन्या की नजर एक एक कर सबके चेहरे पर जाती है। राठी परिवार के भाव काफी शांत लग रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे के भाव उसके अंदर की कोई नकारात्मकता तो नहीं दर्शा रहा था। रुद्र नीचे आता राठी परिवार को पूरी तरह इग्नोर करता है और दिग्विजय जी और साथ बैठे आकाश जी को ट्वीट करते हुए शान से सोफे पर बैठ जाता है। आन्या एक नज़र सबकी ओर देख अपने कदम सुजाता जी की तरफ बढ़ा देती है। सुजाता जी अपनी जगह से खड़ी होते हुए मुस्कुराकर आन्या को प्यार से गले लगाती हैं। उसका माथा चूम कहती हैं, कैसी है हमारी लाडो। आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक हूँ मासी माँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। सुजाता जी मुस्कुराकर आन्या के गालों को प्यार से छूकर कहती हैं, अरे अपनी लाडो को देख लिया बस, अब तबीयत तो ठीक होनी ही थी। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है, फिर अपने कदम शैलेश राठी की तरफ बढ़ा देती है। नीचे झुक जैसे ही पांव छूने को होती है कि शैलेश राठी
अपनी जगह से खड़े होते हुए आन्या को रोक देते हैं और प्यार से एक बड़ी मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो? अब इतने बड़े खानदान की बहू हो, हमारे जैसे छोटे आदमी के पांव छूते हुए अच्छा थोड़ी लगता है। शैलेश राठी की कही बात आन्या को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और साथ ही वहां बैठे दिग्विजय जी और आकाश जी को भी। आन्या कुछ कहती उससे पहले दिग्विजय जी अपनी कड़क और रौबदार गंभीर आवाज में कहते हैं, अच्छा तो हमें भी नहीं लगता है कि हमारी घर की बहू का सिर किसी के भी आगे झुके, पर क्या करें, हमारी बहू के संस्कार ऐसे नहीं हैं। राठी साहब की पैसे और रुतबे के शान में वह अपने संस्कार और बड़ों की इज्जत भूल जाए। आप भी आन्या के पिता समान हैं, तो इसमें हैसियत कहाँ से आ गई? पिता का दर्जा तो हर अनमोल वस्तु से बढ़कर होता है। दिग्विजय जी की बात सुन शैलेश राठी अपनी बात को सही करते हुए काफी इज्जत से कहते हैं, आप सही कह रहे हैं मिस्टर चौहान, पर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी बेटी हमारे पांव छुए। आन्या को देख उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्योंकि बेटियों का स्थान तो दिल में होता है। हंसते हुए, और वैसे भी मेरा आशीर्वाद तो आन्या पर हमेशा बना रहेगा। आन्या उनकी बात सुन बस कुछ ना कहे हल्का मुस्कुरा देती है, फिर दिव्यांका की तरफ बढ़ती है तो दिव्यांका उसकी तरफ एक प्यारी स्माइल दिए उसके गले लग जाती है। सबसे मिलने के बाद आन्या रुद्र के पास जाकर बैठ जाती है और नौकरों को उनकी आओ भगत के इंतजाम को बोलती है। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और उस सन्नाटे को चीरते हुए अंदाज में रुद्र की आवाज गूंजती है, अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो यहाँ आने का कारण जानना चाहूंगा मैं। मिस्टर राठी, रुद्र के लहजे में कहीं ज्यादा रूखापन था, जिसे सुन राठी को खुद की बेइज्जती जैसे महसूस हुई, पर अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए वह काफी नरमी से आगे बढ़कर उसके सामने खड़े होते हैं। फिर हाथ जोड़ अपना सिर झुका काफी शर्मिंदा भाव से कहते हैं, मिस्टर चौहान, मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी दिव्यांका, जिसे एक वक्त आपने अपने पोते के लिए पसंद किया था, उसे शादी के बंधन में बांध आप अपने पोते की पत्नी बनाना चाहते थे। शैलेश राठी की बातें सुन सबके चेहरे पर कुछ अलग से भाव आ गए। वहीं आन्या अपना सिर झुकाए जैसे एक पल खुद को उस पल में वापस से महसूस करने लगी जब सबने उसे दिव्यांका की चीन से आने वाली बात कहा था। वहीं रुद्र ने जब अपनी पत्नी के चेहरे पर मायूसी देखी तो वह उसका हाथ अपने हाथों में जो कसते हुए मिस्टर राठी की बात को गुस्से में काटते हुए कहता है, बीती बातों को याद करने का वक्त आपके पास है मिस्टर राठी, मेरे पास नहीं। इसलिए बेहतर होगा बताओ, यूं गोल गोल घुमाने की जगह सीधा मुद्दा बताएं। रुद्र के ऐसे कहने पर शैलेश राठी अपनी ही बात में दब से गए थे, जैसे उन्होंने कुछ सोचा। रुद्र बिल्कुल उसके विपरीत था, इसलिए वह शर्मिंदा भाव से रुद्र से अपनी बात संभाल कहते हैं, हमें भी बीती बातों को याद करना पसंद नहीं है मिस्टर चौहान। हम तो यहाँ अपनी बेटी के उस वक्त किए भूल को सुधारने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं। मैं मानता हूँ कि दिव्यांका की इस हरकत के बाद आपकी इज्जत पर बात आ चुकी थी, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार काफी शर्मिंदा है। अब तो हमारी वैसे इज्जत ही नहीं, एक बेटी मंडप से भाग गई तो दूसरी का रिश्ता मंडप पर टूट गया। यह एक पिता के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। हम बस यहाँ आप सब से अपने उस पुरानी गलती की माफी मांग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस हमें माफ कर दें। रुद्र उनकी माफी सुन एक तंज सी हल्की हंसी के साथ कहता है, माफी मांगने आपने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी मिस्टर राठी? शैलेश राठी रुद्र की इस बात पर खामोश से पड़ गए। यह देख रुद्र अपनी जगह से खड़े होते हुए काफी बेपरवाही से कहता है, और वैसे भी मुझे आपकी माफी में ना तब कोई इंटरेस्ट था ना अब, इसलिए बेहतर होगा कि अपना बचा हुआ वक्त यहाँ जाया ना करे। इतना बोल रुद्र जाने के लिए कहता है, तभी उसके कानों में दिव्यांका की आवाज पड़ती है, मिस्टर चौहान। रुद्र इस आवाज को सुन पलट कर देखता है तो दिव्यांका उसकी तरफ बढ़ अपना हाथ जोड़ते हुए काफी नरम भाव से कहती है, मिस्टर चौहान, मैं आपको ना तब जानती थी ना अब, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपनी उस गलती की माफी मांगती हूँ। फिर सबकी तरफ देख कहती है, इनफैक्ट
मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर आन्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कहती है, और सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ आन्या, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम तो मुझे बचपन से जानती हो ना आन्या, मैं हूँ थोड़ी जल्दबाजी में बिना सोचे कदम उठाने वाली, बिना परिणाम सोचे। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती की सज़ा तुझे मिल जाएगी। मैं तुमसे बहुत माफ़ी मांगना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे कैसे फेस करूं। और उस दिन एयरपोर्ट पर मैंने जो कहा, जो मेरे ईगो में गुस्से का कारण था, सच में मेरे दिल में तेरे लिए कोई गिला नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ तेरी खुशी देखकर। दिव्यांका अपने आंखों में आंसू लिए कहती है, इसलिए मैं भी सब भुला अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी, जो मैं कर्ज ही चुकी थी। पर मिस्टर चौहान ने बिना मेरी काबिलियत को परखे मुझे मौका तक नहीं दिया। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मेरी काबिलियत पर सवाल उठने लगे हैं? तू ही बता। चल ठीक है, तेरी खातिर भी मैं अब यह सजा को कबूल कर लूंगी, समझ लूंगी अपनी सोई किस्मत को ही। अब खुशियां मेरी रास्ता नहीं रोकेंगी। तभी दिव्यांका के आंसू, उसके जज्बात, उसकी माफी देख आन्या का दिल पिघलने लगा था। वह उसके आंसू पोंछ उसे चुप होने को कहती है। या देख दिव्यांका चुप हो जाती है, मेरे भी दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो तुझे तभी माफ कर दिया था जब मेरे जिंदगी में रुद्र का साथ मिला, सच्ची, और उन्होंने मौका नहीं दिया। क्या गलत है दिव्यांका? आन्या की बात सुन उसके गले लगकर कहती है, मैं जानती थी पूरी दुनिया में एक तू ही है जो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझती है। चल छोड़ ना, मौका ना मिलना तो किस्मत में ही होता है। शायद मेरी किस्मत मेरी काबिलियत से बढ़कर नहीं है। इतना बोल दिव्यांका एक फीकी हंसी देती है, जिसे देख आन्या को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या हो रही है। वह उसके बचे हुए आंसू पोंछती है। वहीं खड़ा रुद्र दिव्यांका के आंसुओं को घूर रहा था। वह बार बार इनडायरेक्ट वे में खुद पर सवाल उठता देख रहा था, और साथ ही अपने झूठे आंसुओं में आन्या को डुबा रही थी, जिससे वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहता है, मिस दिव्यांका राठी, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर नहीं, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए हैं। और मैं अपनी कंपनी में काबिलियत से ज्यादा उस इंसान को रखना पसंद करता हूं जो अपनी बात पर खरे रहते हैं। यू बीच मझधार में पीछे नहीं हटते। दिव्यांका रुद्र की बात सुन काफी गर्मी से कहती है, सॉरी टू इंटरेस्ट यू मिस्टर चौहान, पर आप किसी के पुराने अनजाने में की गई गलती पर उसे जज कर रहे हैं। आप मुझे मौका तक नहीं दिया खुद को सही साबित करने का। फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया आपसे, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। बस माफी चाहती हूँ आपसे, आपके परिवार से, और सबसे, अपनी जान से भी प्यारी बहन। शायद यही सजा है। इतना बोल दिव्यांका अपना सिर झुका रोने लगती है। अपनी बेटी का रोना देख सुजाता जी उसे चुप करवाती हैं। आन्या को भी काफी बुरा लगता है रुद्र का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर। दिग्विजय जी मामले की गंभीरता देख बात संभालते हुए कहते हैं, मिस्टर राठी, रुद्र की बातों का बुरा मत माने। वह शुरू से ऐसा है। एक बार अगर किसी ने उसे धोखा दे दिया तो वापस से वह भरोसा नहीं करता आसानी से। शैलेश राठी दिग्विजय जी की बात सुन उनके पैरों पर गिर काफी दुखी भाव से कहते हैं, मिस्टर चौहान, हम सच में अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगते हैं, पर हमारी बेटी को आप कल की गलती की सजा ना दें। आप तो जानते हैं ही कि रुद्र ने हमारा क्या हाल किया है, जिसके लिए हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। हमने उसे कबूल भी कर लिया है अपनी गलती की सजा मानकर, पर अपनी बेटी को यूं नहीं देख सकते। उसका सपना था कि चौहान इंडस्ट्री में काम करे, जो पूरा भी हुआ, पर वहां से निकाले जाने के बाद तो आप जानते हैं उसे कहीं भी अपनी काबिलियत साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना बड़प्पन दिखाकर कृपया उसे एक मौका देकर तो देखें। रुद्र शैलेश राठी की बात सुन गुस्से में उसे घूरता हुआ अपने दांतों को भी भींच कर कहता है, मौका उसे दिया जाता है जो उसके लायक हो, और मेरे लिए आप सब यहाँ खोने के भी लायक नहीं हैं। दिग्विजय जी रुद्र का इतना बेरुखी वाला लहजा सुन कड़क आवाज में कहते हैं, रुद्र, यह क्या तरीका है बात करने का?
रुद्र एक झूठी हंसी उड़ाते हुए कहता है, तरीका वही है दादाजी जो होना चाहिए। इतना बोल रुद्र वहां से गुस्से में चला जाता है। वहीं दिग्विजय जी एक ठंडी आह भरते हैं रुद्र के बिहेव पर, क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्र की बातें और उसका बिहेवियर सही ही था। पर दिग्विजय जी कुछ बोल पाए क्योंकि यहाँ बात आन्या से जुड़ी थी। वह जानते थे यह मामला रुद्र एक नॉर्मल एक दुश्मन के रूप में निभा रहा है, जबकि इस दुश्मन का जुड़ाव सीधा उसकी पत्नी से था। राठी परिवार चाहे कितना भी बुरा, पर आन्या के लिए वह उसका परिवार जैसा था, और खुद के परिवार की बेइज्जती अपने ससुराल में होता देख सबसे ज्यादा आन्या को ही बुरा लगता। यहाँ सिर्फ एक दुश्मनी नहीं बल्कि रिश्ते भी थे, एक नाजुक रिश्ता। आन्या कुछ कहती नहीं, पर दिल में चोट उसके भी आई थी। वह सिर झुकाए सब सुनकर भी खामोश थी। उसकी आंखों में कुछ था जो दिग्विजय जी बखूबी समझ और देख सकते थे। आन्या तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आती है। उसके जहन में सिर्फ राठी परिवार की कही बातें, दिव्यांका के पछतावे के आंसू, शैलेश राठी की विनती और सबसे अहम उसकी मासी माँ, जिसे से आन्या अपनी माँ समान मानती थी। क्योंकि भले ही शैलेश राठी दिव्या ने आन्या के साथ बुरा किया हो, पर उसकी मासी माँ तो उसे अपनी बेटी जैसा ही हर वक्त प्यार दिया था। उसके आंसू की खबर उसकी माँ से ज्यादा मासी माँ को खबर रहती थी। जब भी वह अपने परिवार से दूर होती थी तो उसकी मासी माँ ही उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे लाड लड़ाती थी, उसकी हर मुराद पूरी करती। राठी साहब ने हर वक्त आन्या को पराया समझा, उसे अपनी बेटियों के कंपेयर में, पर सुजाता जी ने उसे अपनी बेटियों के समान समझा था। आन्या के लिए उसकी मासी माँ सबसे अहम थी। बीते वक्त में आन्या ने शैलेश राठी को रुद्र के विरुद्ध जाकर जेल से बचाया था, वह भी सिर्फ अपनी मासी माँ के गुजारिश पर, उसके वह आंसू पर जिसे वह कभी देखना नहीं चाहती थी। आज वही आंसू वही लाड उसे एक बार फिर कुछ गुहार लगा रहे थे, जिसे देख आन्या सोच में पड़ चुकी थी। वह सोचते हुए दरवाजे के पास चल कर जाती है और धीरे से कमरे का दरवाजा खोल अंदर आती है। सामने ही सोफे पर रुद्र गुस्से में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। आन्या बिना कुछ आवाज किए चुपचाप उसके बगल में बैठ जाती है। कुछ पल दोनों के बीच यूं खामोशी से बीतते हुए रुद्र के कीबोर्ड पर थिरकती तेजी से उंगली उसके भाव को साफ दर्शा रही थी। लेकिन कुछ ही पल में रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए अपना लैपटॉप साइड रखता है और आन्या के मासूम पड़े चेहरे को देख उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसका चेहरा अपनी तरफ करता हुआ कहता है, क्या हुआ वाइफी, कुछ कहना है मुझसे? आन्या उसके यूं पूछने पर उसके आंखों में देख मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र यह देख प्यार से उसके गालों को छू कर कहता है, तो बोलो। आन्या रुद्र के कंधे पर अपना सिर टिकाए काफी उदास सुर में कहती है, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप बिना गुस्सा किए मेरी बात मानेंगे? रुद्र उसकी बात सुन काफी आराम से कहता है, अगर तुम्हारी बात राठी परिवार से जुड़ी नहीं हो तो। आन्या उसकी बात सुन उसके तरफ देख कहती है, रुद्र आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर बेचारी के भाव लिए कहती है, क्या आप इस बात से खफा हैं क्योंकि आपकी शादी दिव्यांका के साथ नहीं होकर मुझसे हुई? मतलब आप शादी तो। आन्या के बातों को सोच में बंधा और हिचकिचाहट में रुका देख कुछ नाराजगी के भाव लिए उसे कड़क आवाज में कहता है, वैसे क्या तुम्हें मेरे प्यार पर शक हो रहा है? तुम्हें लगता है कि शादी के वक्त जो हालात हैं उसमें मर्जी थी? अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कड़क आवाज में कहता है, अगर ऐसा होता तो तुमने रुद्र चौहान को अब तक जाना नहीं है और ना मेरी ताकत को। मैं चाहता तो उस लड़की को पल भर में मंडप पर वापस ला सकता था बिना किसी के परवाह के, और जिस तरह मैंने तुम्हें मजबूर किया इस बंधन में बंधने के लिए उसे भी कर सकता था। पर ना मेरी शादी में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उस राठी परिवार की बेटी और ना किसी लड़की में। वह बस मैं दादाजी के आदेश पर चल रहा था और उस लड़की के भागने का पता चलने के तुरंत बाद दादाजी ने सबके सामने उसी वक्त तुम्हें मेरे लिए चुन लिया था, जिसकी वजह मैंने दादाजी से जानना जरूरी नहीं समझा। और तुम्हें लगता है कि मैं उस राठी परिवार की बेटी के लिए? यह बोलते हुए रुद्र एक फीकी हंसी हंसता है और फिर अचानक ही एक अग्रेसिव भाव लिए आन्या के गालों को अपने दोनों हाथों में कसते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, वाइफी एक बात तुम्हें हमेशा याद रखना है
कि यह जो दिल है ना, वह बरसों से दिल नहीं पत्थर था। मेरे अंदर जो तुम्हारे आने से धड़क उठा है, और अब यहाँ सिर्फ तुम बसती हो और हमेशा बसी रहोगी, मेरे जीते जी भी और मेरे मरने के। रुद्र इतना ही बोलता है कि आन्या बेचैनी से ना में सिर हिलाकर उसके होठों को रोक देती है, फिर अपनी आंखों में नमी लिए उसे देखते हुए कहती है, अगर मोहब्बत में मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, आपकी तो यह दुश्मनी क्यों? क्यों बेवजह के बैर रखना है अपने दिल में? किसके लिए? जब दिव्यांका कोई नहीं लगती आपकी, तो एक अजनबी की तरह उसे एक मौका दे। ऐसा समझे कि वह आपके लिए सिर्फ एक अजनबी है। रुद्र आन्या के आंखों में नमी देखकर काफी बेचैन हो जाता है। वह झटके से आन्या को अपनी गोद में बैठाता हुआ उसके चेहरे को अपने हाथों में भर प्यार से कहता है, वैसे तुम ऐसे क्यों हो? क्यों लोगों की गलती को नजरअंदाज कर किसी का भला सोचना चाहती हो? तुम भूल गई, वह वही राठी परिवार है जिसके वहां से तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठी थी। कितनी बार तुम्हें चोट पहुंचाया है और तुम यह सब भुलाकर उसकी सिफारिश कर रही हो। इतना भोला बनकर दुनिया को देखना भी ठीक नहीं है। दुनिया तुम्हारी तरह साफ दिल की नहीं है। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? आन्या रुद्र की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ एक सुलझे स्वर में कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, और सच कहूँ तो मैं यहाँ दिव्यांगा के आंसू देख नहीं पिघली हूँ। मैं सब बस अपनी मासी माँ के लिए चाहती हूँ। आखिर उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं वही पूरा करना चाहती हूँ। रुद्र, आप नहीं जानते, वह मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर जज्बात में उनके लिए बहकर मैं कोई गलत कदम भी उठा लूं, ना मुझे अफसोस होगा। बाकियों के लिए ना मेरे दिल में कोई हमदर्दी है, ना कुछ। और रही बात दुनिया की, इतना बोल रुद्र के सीने से लिपट कर प्यार से कहती है, तो उसके लिए आप है ना, तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इस दिल के करीब खुद को सबसे ज्यादा महफूज रखती हूँ। रुद्र आन्या की बात सुन हल्का मुस्कुरा कर कहता है, और अगर कभी मैं ना रहूं तो? रुद्र की बात सुन आन्या झटके से उससे दूर होते हुए उसे नाराजगी से देख उसके शर्ट को कसकर पकड़ कहती है, खबरदार, ऐसा कभी सोचा भी? आप हो, मैं हूँ, हमारा परिवार है। आपके बिना तो मैं कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकती। मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सिर्फ आप से शुरू होता है और आप पर खत्म। इसलिए आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। इतना बोल आन्या वापस से रुद्र के सीने से लिपट जाती है। रुद्र उसकी बात सुन एक सुकून की छोटी सी मुस्कान लिए आन्या को अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके माथे पर किस करता है। दोनों उस पल में सुकून महसूस करते हैं एक दूसरे के करीब होने से। आन्या की इस मांग को लेकर एक पल रुद्र ने सोचा, फिर उसने उसे मंजूरी दे दी, क्योंकि सच में उसे दिव्यांका से कोई मतलब था नहीं। वह अगर उसे मौका नहीं देना चाहता था, इसका यही कारण था कि वह दिव्यांका से खफा था। आन्या को लेकर सबसे ज्यादा राठी परिवार से वह चाहे तो सब एक पल में उनका मिटा दे, पर मिटने से ज्यादा तड़प में मजा है। यह रुद्रराज चौहान जानता है, वही आन्या जो दिव्यांका को बचपन से जानती थी, जिसकी एक हल्की सी हंसी की वजह भी अच्छी से समझती थी। वह इस बात को लेकर कुछ बेचैन जरूर थी, लेकिन वह कमजोर नहीं होना चाहती थी दिव्यांका के नाम से, क्योंकि रुद्र उसके साथ था। उसकी सबसे बड़ी ताकत प्यार की ताकत। आखिर अब दिव्यांका और शैलेश राठी क्या बदला लेंगे रुद्र और आन्या से? जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।